पिछले क्लास में हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ सवाल देखे थे, ठीक है। अब हम लोग को न्यू टॉपिक जो पढ़ना है उसका नाम क्या है, लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ चीज आपको समझ लेना है जी, कि लाइन ऑफ फोर्स जो है ना वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का तीन प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो वेक्टर था, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्केलर था, और तीसरा क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको लाइन ऑफ फोर्स बोला गया। एक चीज और यहां समझ लीजिएगा कि ये वाला जो है ना वो इमेजिनरी कंसेप्ट है। लाइन ऑफ फोर्स किसी चार्ज से निकलता है, लाल हरियर पीयर ऐसा नहीं। ये बात समझ में आ रहा है। बस इसको एक इमेजिनरी कंसेप्ट के रूप में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा फीलिंग आए, किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे वेरी कर रहा है तो वो देख कर करके समझ आ रहा है कि नहीं। अब मान लिया जाए कि कोई भी आप पिक्चर बनाते हैं, तो ट्री का पिक्चर है तो ट्री रहबे करता है वजह पर ही, वो एक बनाते हैं ताकि आपको एक फीलिंग आए देख कर करके। उसी ढंग से लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है। ये रियल कंसेप्ट नहीं। पूछ सकता है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा प्रॉपर्टी इमेजिनरी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लाइन ऑफ फोर्स और तो लाइन ऑफ फोर्स हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चा कहा देते हैं ऑल देखा उले मार दिया, कुछ ऐसा नहीं, ठीक है। फैराडे, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस किए थे, तो माइकल जान के हम हटा दिए, फैराडे ही लगाए, क्योंकि तो होता है ना कि लड़की बोलती है अच्छा माइकल सुनने में ही अच्छा लग रहा है तो अरे ऐसे ही मजाक किए। तो समझ में आ रहा है, फैराडे दिए थे। चूंकि ये इमेजिनरी है इसलिए हम साइंटिस्ट का भी नाम इसलिए बता दे रहे हैं कि मान लो कि पूछ दे सकता है कि लाइन ऑफ फोर्स कंसेप्ट किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। अरे बोलो यार। चलो अब बाकी सुनते जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। क्वेश्चन पूछेगा तुरंत बना देना, हर चीज को हम कवर कर दिए। दूसरा चीज इसमें ये नहीं पूछना कि आप कैसे बोल रहे हैं कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा। अगर वो बोलते कि नेगेटिव से ओरिजिनेट होगा तो हम लोग नेगेटिव से मानते। तो ये इमेजिनरी कंसेप्ट है जिसमें ज्यादा ये नहीं दिमाग लगाना कि ये कैसे है क्यों है, ये है वो बोले उसको तुमको मान के चलना। नोमेनक्लेचर में पूछ दोगे CH4 को मेथेन काहे बोला, एथेन काहे नहीं बोले, तो हम पूछेंगे तुम्हारा नाम बिजली काहे है, पन बिजली काहे नहीं है, इसका कोई जवाब हुआ समझ आ रहा है। तो हाँ, नोमेनक्लेचर जब पढ़ाया जाता है ना तो टीचर ये बात शुरू में बोल देते हैं कि इसमें ये नहीं पूछना लगना कि ये काहे बोला इसको, ये कॉमन बोल दिया गया। सब साइंटिस्ट मिलकर बैठा, सोचा कि ऐसे बोलना है तो वही बोला गया। चलो पहला क्या है जी, लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो ओरिजिनेट होगा कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां पर होगा, या तो निगेटिव चार्ज पर, और निगेटिव अगर उसको नहीं मिल पाएगा भरपूर मात्रा में तो कहां चल जाएगा, इनफाइनाइट पर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी तक इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बच्चा यही जानता है कि कहां पर खत्म होता है, नेगेटिव पर। मान लो कि किसी समय में या किसी केस में नेगेटिव चार्ज दिया ही नहीं, तब कहां हो जाएगा, इंफिनिटी। या कभी दे सकता है कि लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट्स एट, पहला में देगा क्या, नेगेटिव चार्ज, दूसरा में देगा इंफिनिटी, तीसरा में देगा बोथ, चौथा में देगा नन, तब क्या होगा, तब बोथ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। लेकिन उन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी नेगेटिव चार्ज का होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कैसे सर, क्यों सर, कोई मतलब नहीं, आपको ध्यान रखना है, पॉइंट ध्यान रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन आइए जाता है तो आराम से डील हो जाएगा। और अगर जो यहां पर आप लाइन ऑफ फोर्स पढ़ लीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लाइन ऑफ फोर्स नहीं पढ़ाएंगे, हर चीज यही वाला रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। बस केवल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाला जो नौटंकी होता है ना उसका वहां पर बदलाव होगा। तो इस प्रॉपर्टी को छोड़ करके, ये वाला तो दूसरा चीज बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, माने इसको छोड़ करके जितना भी चीज आप पढ़िएगा समझिए कि एक तरह से आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो जितना देर यहाँ पर टाइम लगेगा समझो मैग्नेटिक फील्ड में वो उतना ही लगता टाइम, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन वहां पर तुरंत निकलेंगे, केवल जो इस दोनों के बीच में इसमें और उसमें डिफरेंस रहेगा वो बता करके निकल जाएंगे। सब जगह पर वैसे ही है। गॉसेस लॉ में आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ आ रहा है कि नहीं। तो समझ लो मैग्नेटिक फील्ड में भी 99.9% वही डिट्टो हर चीज रहता है।
तो गॉसेस लॉ में अगर 1 घंटा समझाने में टाइम लगेगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में 1 घंटा बचेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ समझ गए तो बहुत जगह का सब रिलेटेड चलता है। खैर छोड़ो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होता है, बात खत्म है। दूसरा में क्या दिया है जी कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि इससे क्या हो रहा है कि 2 को निकल रहा है और इससे क्या है कि 4 निकल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इससे डबल ना निकल रहा है जी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डबल होगा किसके? Q2 के मैग्नीट्यूड के। समझ आ रहा है कि नहीं? और चूंकि इससे भी निकल रहा है इससे भी निकल रहा है तो दोनों पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये बात समझ में आ रहा है कि साइन वाइज भी इसको ऐसे लिखा जाएगा कि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अरे बोलो यार, चलो इस ढंग का क्वेश्चन पूछना चाहिए उसको। तो पहले देखना तुम Q3 से इतना निकल रहा है, Q4 पर इतना आ रहा है, तो आपको रेशियो पूछा है, ठीक है। तो इससे 5 निकल रहा है तो ये तो समझ में आ गया होगा कि Q3 का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा 5, इसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा 5 के, और इसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा 4 के। यहां पर ये लिखा है कि खत्म हो रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, ये सब बात नहीं किया है, बस सीधे बोला है नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो ये समझ में आया कि इससे 5 निकल रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा 5 के, और इसका इससे इस पर 4 आ रहा है तो प्रोपोर्शनल होगा किसके? 4 के। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा यहां से कि Q3 का मैग्नीट्यूड और Q4 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 5/4 के बराबर होगा। अरे बोलो यार, तो ये मैग्नीट्यूड है। अगर साइन के साथ देखिए तो ये वाला क्या होगा? निगेटिव, और ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये समझ में आया कि ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है। तो अगर साइन को हटाइएगा, अरे ये वाला क्या है? पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है? निगेटिव है। बोलो यार, तो अगर मैग्नीट्यूड को आप हटाइएगा साइन के साथ लिखिएगा तो ये समझ में आ रहा है कि -5/4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का नेचर उल्टा ना है जी। तो यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? -5/4। अब बाद में क्या अभी हम बोल देते हैं, उतना करना नहीं है, आपको फिजिकली समझ में आ गया ना। लेकिन कोई ऐसे सोच सकता है कि Q3 पॉजिटिव है तो कभी भी मोड के अंदर में कोई पॉजिटिव रहता है तो वैसे ही बाहर निकलता है, और मोड के अंदर में कोई चीज निगेटिव रहता है ना तो उसमें माइनस लग के निकलता है ताकि वो प्लस बन जाए। तो कोई इसको ऐसे भी सोच सकता है, समझ में आए तो ठीक, अदरवाइज फिजिकली आप सोच लीजिएगा कि Q3 पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है। तो कोई भी चीज जो मोड के अंदर में पॉजिटिव है वो डिट्टो बाहर निकलेगा वैसे ही, और कोई भी चीज जो मोड के अंदर में निगेटिव है, ये निगेटिव है तो मोड का वैल्यू तो पॉजिटिव ना होता है जी। तो मोड के अंदर में निगेटिव है तो इसको माइनस के साथ बाहर निकालेंगे तब ना ये पॉजिटिव बन जाएगा। पता चला तो ठीक, और नहीं पता तो और ठीक है। तो यहां से हो जाएगा Q3/Q4, ये किसके बराबर हो गया? -5/4 के। तो ये मैथमेटिकली वैसे सोच सकते हैं, अगर बात फिजिकली भी सोच सकते हैं कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो साइन के साथ देंगे तो माइनस वहां आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव रहता है या दोनों निगेटिव रहता है तब तो क्या होता है कि ये वाला साइन लगता माइनस वाला नहीं, दोनों पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड का लीजिए चाहे साइन के साथ लीजिए, कट जाता। दोनों निगेटिव रहेगा तो मैग्नीट्यूड का लीजिए चाहे साइन के साथ लिखिए, कट जाएगा। अरे बोलो यार, तो आई होप क्लियर होगा। तो इसको केवल ध्यान रखना है कि अगर प्लस माइनस रहता है ना तो गलती होने का चांस रहता है साइन में। मैग्नीट्यूड तो हो ही जाएगा, तो साइन को सोच लीजिएगा। दोनों प्लस रहेगा या दोनों माइनस रहेगा तब तो वहां पर क्या होगा कि प्लस के साथ आएगा। अरे बोलो यार, एक प्लस एक माइनस आएगा तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू इतना ही होगा जी। साइन के साथ दीजिएगा तो माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत।
चलिए तो उसको देख लिया आप लोग। अब इसको देखते हैं, ये क्या बता रहा है समझिएगा, एकदम हिट करके बोल रहे हैं, समझिएगा। यहां पर हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो नेट इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा को क्या होता है कि यहां कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम शुरू में हिट करके बता रहे हैं। नेट इंटेंसिटी विल बी टेंजेंशियल टू लाइन ऑफ फोर्स, या यहां पर ऐसे लिखा जा सकता है, एक मिनट, डायरेक्शन ऑफ नेट इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ नेट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी नहीं, अगर चार्ज है तो सब के कारण वहां पर जो नेट होगा ना, वो वाला होगा लाइन ऑफ फोर्स का टेंजेंशियल, या लाइन ऑफ फोर्स के टेंजेंशियल डायरेक्शन जो देखिएगा वो एक चार्ज के कारण इंटेंसिटी नहीं बताएगा, किसके कारण बताएगा, सब के कारण। अगर एक के चार्ज है तो फिर वही रह जाएगा। एक चीज हमेशा समझिएगा जी, लाइन ऑफ फोर्स को सिर्फ और सिर्फ नेट इंटेंसिटी से मतलब है, एक के कारण कितना है, दो के कारण कितना, उससे नहीं मतलब है। अगर एक के चार्ज है तो वही नेट इंटेंसिटी हो जाएगा, अगर दो चार्ज है तो दोनों कारण होगा, तीन है तो तीनों कारण होगा, लेकिन तीन चार्ज है तो आप दो चार्ज के कारण इंटेंसिटी देख करके नहीं बता सकते हैं। तो इस चीज को एकदम हिट करके हम बोल रहे हैं कि लाइन ऑफ फोर्स दिया हुआ रहेगा तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन आप लीजिएगा ना, वो नेट इंटेंसिटी के बारे में बताएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? आगे इसका जरूरत पड़ेगा, पता चलेगा, भी रुक जाओ खाली। तो ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो इस पॉइंट पर अगर हमको इंटेंसिटी देखना है तो यहां पर क्या होगा कि टेंजेंट डालिएगा। अरे बोलो यार, अब टेंजेंट डालोगे तो इधर भी हो सकता है और इधर भी ना हो सकता है जी। अरे बोलो, तो पता कैसे चलेगा कि किस डायरेक्शन में है? तो ये बताए हुए रहेगा, ये ऐसे दिया है, इसका मतलब टेंजेंट जहां भी डालोगे उसी वे में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, ये समझ में आया? बोलो यार, इस पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अरे बोलो जी, तो तुम टेंजेंट ड्रॉ किए तो किस डायरेक्शन में होगा? इधर होगा कि उधर होगा? तो वे ऐसे ना है तो इस डायरेक्शन में होगा। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। अरे बोलो यार, ये P2 दे दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। कोई दिक्कत लग रहा है? इंडिविजुअल चार्ज के कारण किसी जगह पर इंटेंसिटी देखने का कोई कंसेप्ट नहीं, सॉरी इंटेंसिटी बोल रहे हैं, इंडिविजुअल चार्ज के कारण तो इंटेंसिटी होगा ही ना। मतलब इंडिविजुअल चार्ज के कारण आप लाइन ऑफ फोर्स को नहीं बना दीजिएगा जब तक कि नेट नहीं पता रहे। एक के चार्ज है तो इंडिविजुअल वाला जो होगा वो नेट हो जाएगा, तो हम नेट के कारण करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, किसी भी जगह पर आप देख सकते हैं, इस जगह पर बताइए तो किधर होगा इंटेंसिटी? तो टेंजेंट होगा ना जी, ऐसा। और चूंकि ये है वे, तो इस डायरेक्शन में होगा ई नेट। ये समझ में आ रहा है? इस जगह पर देखोगे तो ऐसे है, तो ऐसे ना है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो जिस जगह पर नेट इंटेंसिटी देखना रहेगा वहां टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, वो सेंस दे देगा हर हालत में। बोलो यार, तो इस पर कुछ था नहीं, बस अभी यही ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ नेट इंटेंसिटी, ये नेट का बात किया गया है। ये बार बार क्यों बोल रहे हो वो आगे आपको पता चलेगा कि उसका जरूरत कहां पर पड़ता है, उसका जरूरत कहां पर होगा, वो बता रहे हैं। यही सब बोला है कि शेप ऑफ लाइन ऑफ फोर्स विल बी डिसाइडेड बाय क्या? नेट इंटेंसिटी। दो चार वो चार्ज है तो एक चार्ज के कारण इंटेंसिटी देख कर करके लाइन ऑफ फोर्स नहीं ड्रॉ कर दीजिएगा, बाकी पता चलेगा आपको। ये क्लियर हो गया? कुछ है ही कहां जिसमें कि फंसना है। चलिए इसको देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। फ्लक्स डेंसिटी थोड़ा सा भारीपन आप में देगा अभी, तो फ्लक्स डेंसिटी को अभी तत्काल छोड़ दीजिए, ठीक है? फ्लक्स जब पढ़िएगा ना तो फ्लक्स डेंसिटी खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। तो अभी तत्काल ये आप समझिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी वहां पर ज्यादा रहेगा जहां पर लाइन ऑफ फोर्स क्लोज ज्यादा रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली है क्या ना कि ज्यादा
क्लोज लाइन ऑफ फोर्स रहेगा, किसी जगह से पास करेगा तो हम लोग बोलते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है। उसको अभी मत तुम समझो, उसको तुम सिंपली भोजपुरी में समझो। लाइन्स ऑफ फोर्स जितना करीब रही उतने मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ज्यादा हुई। मतलब कहने का क्या हुआ कि लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के जितना करीब होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ये सब बात चलेगा मैग्नेटिक फील्ड में भी, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो दिखाया गया है जी, कहां पर लाइन ऑफ फोर्स तुमको ज्यादा क्लोज दिख रहा है। एक बात समझना, जिस पॉइंट पर तुम इंटेंसिटी देखना चाहते हो वो पॉइंट लाइन ऑफ फोर्स से कितना नजदीक दूर है वो नहीं बोल रहे हैं हम। ये नहीं सोचना कि इस लाइन ऑफ फोर्स से ये वाला ज्यादा दूर है और इस लाइन ऑफ फोर्स पर ये वाला एकदम उसी पर है। अरे सब जगह पर ना होगा, समझ में आ रहा। तो एक चीज आप समझिएगा कि पॉइंट का दूरी लाइन ऑफ फोर्स से नहीं देखना है, लाइन ऑफ फोर्स के बीच में दूरी देखना है। नहीं समझ में आया? ये नहीं कि ये वाला पॉइंट जो है लाइन ऑफ फोर्स से ज्यादा दूरी पर है, ये वाला पॉइंट है जो लाइन ऑफ फोर्स से पर है, ये वाला है जो कि थोड़ा दूर पर है, ऐसे नहीं सोचना। समझ में आ रहा है क्या बोले? ये सोचेंगे कि इस रीजन में लाइन ऑफ फोर्स सटा हुआ है, इसमें थोड़ा दूर है, यहां पर थोड़ा और दूर हो गया है। और बोलो यार, तो इसका क्या मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा कहां पर होगा? E1 पर सबसे ज्यादा होगा, फिर E2 पर, फिर E3 पर। समझ में आ रहा है? बोलो यार। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट का दूरी लाइन ऑफ फोर्स से नहीं देखते हैं, बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स डिस्टेंस देखते हैं। क्योंकि हम पढ़ते थे, हमको ऐसा डायलेमा हुआ था, समझ में आ रहा है कि नहीं? और बहुत सारे बच्चे के डायलेमा आता है कि ये वाला तो एकदम लाइन ऑफ फोर्स के एकदम सटले है तो वहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? हाँ, जिस पॉइंट पर देखिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये देखिएगा कि उसके अगल बगल में कितना नजदीक में है लाइन ऑफ फोर्स। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है तो? कुछ नहीं है, कोई दिक्कत क्या लग रहा है? यहाँ पर देखो तो बताओ तो कहां पर, यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा बताओ तो? V2। तो आपको लगेगा कहां ज्यादा होगा? किसी को लगेगा V2 पर ज्यादा है। V2 पर कौन किस ढंग से ज्यादा बोल रहे हैं हमको यह समझ में नहीं आ रहा। चलो हाँ, ये आपको लगना चाहिए कि V1 पर क्या है? ज्यादा है, उसके बाद V3 पर ज्यादा है, उसके बाद V2 पर ज्यादा, ऐसा आपको लगेगा। इसी को पता है क्या बोलता है? रसगुल्ला दिखा कर करके मुंह में मिर्चाई ठूस देना। समझना कैसे? यहाँ देखो, अरे नजदीक जब रहेगा लाइन ऑफ फोर्स तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। पोटेंशियल का पढ़ाया गया है, तो जान करके ये बात दिया गया है कि तुमको पढ़ाया गया ये, और पोटेंशियल भी देगा तो तुम्हारे आंख में क्या रहेगा कि रसगुल्ला तो देखे ही थे, आंख बंद कर लिए तुम, तो मुंह में क्या किया? मिर्चाई ठूस लिया। हम क्या पढ़ाए कि लाइन ऑफ फोर्स जहां नजदीक रहेगा वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या पढ़ाए हैं? इंटेंसिटी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आया? अरे बोलो यार। तो अगर जो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी E1 बोलते, यहाँ पर इंटेंसिटी E2 बोलते और यहाँ पर इंटेंसिटी E3 बोलते, तो तुम बोल सकते थे कि सबसे नजदीक यहाँ पर है, फिर इससे दूर है और सबसे दूर यहाँ है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? इस जगह पर होगा इंटेंसिटी, उसके बाद E3, उसके बाद E2। यहाँ पर एकदम गलती होता है, इसलिए ये सवाल हम दिए हैं। ये बुक से उठा नहीं दिए, बुक में भी क्वेश्चन देगा ना तो इंटेंसिटी पूछता है तो बच्चा मार देता है, तो जान के ये दिया ताकि तुमसे गलती हो। हुआ ना गलती? इसमें पोटेंशियल कैसे देखोगे? तो बड़ा आसान है। अरे ऐसे गया है, इसका मतलब ऐसे गया है, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इंटेंसिटी डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, इसमें तो ऐसे ही होगा। यहाँ पर इंटेंसिटी डायरेक्शन टेंजेंशियल ऐसे होगा ना जी। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे लाइन ऑफ फोर्स बहता हुआ दिख रहा है, एक तरह से इंटेंसिटी भी उधरे बहता हुआ दिख रहा है, तो डायरेक्ट हो गया कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से ना है जी।
अरे यहाँ पर कुछ अलग होगा, ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, लेकिन फ्लो तो उधर करना है जी। तो ये बात आपको समझ में आया कि अगर पोटेंशियल का देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में फ्लो है, तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है कि सबसे कम होगा V3, उससे ज्यादा होगा V2 और सबसे ज्यादा कौन होगा V1। कोई दिक्कत लग रहा? तो होता यही है कि जैसे बच्चा इस ढंग का डायग्राम देखता है, बुक में नहीं दिया लेकिन हम जानते हैं तुम्हारी मेंटलिटी को कि इसको देख करके आपके दिमाग में क्या चलेगा। तो भाई नजदीक में है तो ज्यादा होगा, दूर में है तो कम होगा, क्या है वो पते नहीं, तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये दिया इसलिए गया है कि आपसे यहाँ अगर गलती हो जाएगा तो वहां फंसाना चाहेगा तो आप नहीं फंसिएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि बच्चा के दिमाग में कॉमन सकता है कि हाँ भाई नजदीक दूर का बात कर रहा है, तो उसको खाली इतना याद रहता है कि दूर रहो न रे तो कम हो, नजदीक में सटल सटल रहो तब ज्यादा हो। कौची ये तो पते नहीं हो। ये इंटेंसिटी का बात किया, पोटेंशियल तो और हल्का था पोटेंशियल, लेकिन यहाँ बच्चा से गलती होता है इसलिए ये बताएगा। ये समझ में आया कि इस जगह पर इंटेंसिटी ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा ना जी। ये इस पर तो कंटिन्यू वैसे होगा, इस पर टेंजेंशियल डालिएगा तो ऐसे होगा, लेकिन ओवरऑल फ्लो तो उधर है ना है जी। तो उस डायरेक्शन में चलिएगा तो पोटेंशियल घटेगा, तो सबसे ज्यादा ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, तो ऐसे लिखा गया। अरे बोलो यार, ये पता चलता है ना कि जैसे वहां खुला रहता है वहां बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? चलो इस जगह पर देखो, बताओ तो इंटेंसिटी का और पोटेंशियल वाला का E3 ज्यादा होगा E2 से और E1 से। मार के मुंह नोच लेंगे तुम्हारा। अरे डिस्टेंस सेम ना है जी। ये समझ में आया कि E1 बराबर होगा E2 के और बराबर होगा E3 के। कोई दिक्कत? हम नहीं मारेंगे, अभी तुमको प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं। बीवी मुंह नोचेगी तो अभी ये सब प्रैक्टिस रहेगा, ये सब सुनने का ना, तो दर्द कम होगा बाद में। ये समझ में आया कि डिस्टेंस बराबर ना है जी। तो क्या होगा कि इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और पोटेंशियल बताओ तो उस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? सबसे ज्यादा V1 होगा, उससे कम V2, उससे कम V3। अच्छा हम तीनों को देख रहे थे, V1, V2 और V3 के, एगो V4 भी। तो ये समझ आ रहा है कि ऐसे जा रहा है तो ये है, तो इसका मतलब ये हम नहीं देखे थे। ये क्या हो गया V4 ऐसा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? उधर जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का तरफ पोटेंशियल घटेगा, तो सबसे ज्यादा इसका होगा, इसके बाद कम होगा। ये क्वेश्चन करवाए पहले भी थे हम V2 V4 वाला। तो देखो उस समय में क्या हुआ था कि एक बार देखे हुए तो दूसरा बार में क्लिक कर देता है, इसीलिए हम सब कुछ गुजार देंगे। अब उसको तुम देखे हुए रहोगे तो क्लिक कर जाएगा, मतलब टू द पॉइंट में हम बता रहे हैं, पूरा ही नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिया वैसे। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए एक चीज समझना, ये जो गलती हुआ है समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको ध्यान रखना। हमारा काम है कि जो गलती वहां हो सकता है उसको यहाँ पर करवा करके आपको ध्यान दिलवा दे। उसके बाद भी अगर एग्जाम में गलती होगा तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ये बात समझ में आ रहा है ना जी? है? इस पर बहुत बड़ा आदमी एक बात कहा है कि ठोकरें लगने के बाद भी तुम नहीं संभले तो तुम्हारा नसीब, पत्थरों ने तो अपना काम कर ही दिया था। समझा? तो वही बात है कि हम तुमको ठोकर यहाँ लगवा चुके हैं, समझा रहा है कि नहीं? अब नहीं अगर तुम ध्यान रखोगे तो वो तुम पर जाता है। चलो यहाँ देखो क्या दिया ये समझना। इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, अरे इसमें आसान होता है, पूछेगा तुमको सब देखा हुआ रहेगा, ध्यान रहेगा तो बना दोगे। समझा रहा है? क्या दिया हुआ है कि टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ आ रहा है? इसको हम एक अलग पॉइंट भी बना करके दे सकते थे, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन एक होता है, इसलिए हम एक जगह पर समझा दिए। इसको 5 और 6 कर सकते थे, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन एक ही होता है, इसलिए दोनों को एक ही जगह पर हम लिख दिए। टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये भी ध्यान रखना कि लाइन ऑफ फोर्स कभी भी शार्प बेंड नहीं लेगा।
क्यों? समझना इस लाइन ऑफ फोर्स के हिसाब से इस जगह पर इधर होगा नेट इंटेंसिटी, अरे बोलो यार, और इस लाइन ऑफ फोर्स के हिसाब से इस जगह पर इधर होगा नेट इंटेंसिटी, बोलो यार। क्या एक ही पॉइंट पर दो इंटेंसिटी हो सकता है कि नहीं? तो हाँ हो सकता है, लेकिन एक ही पॉइंट पर दो नेट इंटेंसिटी नहीं हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? एक पॉइंट पर दो इंटेंसिटी दो चार्ज के कारण हो सकता है, लेकिन आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि लाइन ऑफ फोर्स किसी इंडिविजुअल चार्ज के इंटेंसिटी के बारे में बात नहीं करता है, वो नेट इंटेंसिटी के बारे में बात करता है। तो इस पॉइंट पर इसके हिसाब से इधर नेट इंटेंसिटी है और इस पॉइंट पर इसके हिसाब से इधर नेट इंटेंसिटी है, और किसी पॉइंट पर दो नेट इंटेंसिटी नहीं हो सकता। ये समझ में आया? हमारे जेब में ई जेब में 5 रुपया है, ई जेब में ज्यादा गरीब है ये नहीं है, पीछे वाला में 50 पैसा है, तो अलग अलग जेब में अलग अलग पैसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास टोटल नेट पैसा दूगो हो सकता है क्या? कि नेट इतना पैसा है और नेट इतना पैसा एक के समय में? अरे बोलो यार, ये समझ में आया? तो इसलिए हम पहले हिट कर करके बता रहे थे, समझ में आ रहा? जो भी चीज हिट कर करके बोले ना, तो हो सकता है कि तुमको वहां पर लगा करे इतना हिट करके काहे ये बात बोल रहे हैं। एक्चुअली पूरा सिलेबस हमको ध्यान है, तो किसी ना किसी जगह पर वहां पर तुमसे गलती होगा, समझ में आ रहा है कि ना? तो अभी हिट कर करके बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा ध्यान देना, तो उसका जरूरत पड़ता है। समझ में आया? एक पॉइंट पर दो इंटेंसिटी देखता है बच्चा, तो उसको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता। करे एक पॉइंट पर तो सबके कारण देखते थे अलग अलग। एक्चुअली में ये इंटेंसिटी के बारे में नहीं कर रहा है किसी एक चार्ज या दो चार्ज के लिए, नेट का बात कर रहा है। तो ये बताता है कि यहाँ पर नेट इंटेंसिटी है, ये बताता है कि इधर नेट इंटेंसिटी है। एक ही पॉइंट पर दो नेट इंटेंसिटी नहीं हो सकता है। अरे बोलो यार, इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो वही लिखा गया है कि दो लाइन ऑफ फोर्स जो है वो, ये समझ में आ रहा है ना जी कि ये वाला पॉसिबल नहीं, बोलो यार। और ये भी समझ लो, सब मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा, दो लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का भी कट नहीं कर सकता। वहां पर क्या होगा कि एक ही पॉइंट पर दो नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, तो सब कुछ वहां पर हो जाता है। चलो ये दिया है लाइन ऑफ फोर्स नेवर बेंड्स शार्पली। हम क्या बोल रहे हैं? लाइन ऑफ फोर्स बेंड नहीं करता है, करता है स्लोली स्लोली। समझ आ रहा है कि नहीं? शार्प बेंडिंग नहीं करता, एज नहीं आना चाहिए। रीजन क्योंकि अगर जो यहाँ पर तुम एज दे दिए तो इसके हिसाब से तो इस डायरेक्शन में ई नेट हो जाएगा, और इसके हिसाब से इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई नेट। ये बात समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट पर फिर से दो नेट इंटेंसिटी नहीं हो सकता है। लाइन ऑफ फोर्स बेंड कर सकता है कि नहीं? मैं नहीं बता, कर सकता है, बिल्कुल बेंड कर सकता है, लेकिन स्लोली स्लोली करेगा, माने कर्व टाइप करेगा, एज टाइप का नहीं बन जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे से इधर अगर जाना है तो ऐसे करेगा बिंदु, ये नहीं कि ऐसे एक ऐसे नहीं हो सकता। अरे बोलो यार, ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखना है, पूछा क्यों नहीं करता है एक्सप्लेनेशन वगैरह में। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए, ये समझिएगा जी। ये क्या बोल रहा है कि कंजर्वेटिव फील्ड्स, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, तो ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर वो दे दिया, मान लो कि वो लाइन ऑफ फोर्स ग्रेविटेशनल का दे दिया, तो इस चीज को समझिएगा कि कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड का लाइन ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज लूप नहीं बना सकता। पहले तो ये याद रहना चाहिए, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड का लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बना नहीं सकता। अभी बोला है काहे रे, तो इसको समझिएगा, समझिएगा, समझना। अगर जो, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि अगर जो क्लोज लूप बना लेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो कि फेल हो जाएगा, जो होता नहीं। अब इसको समझिएगा कैसे। मान लीजिए कि ये क्लोज लूप बना लिया, मान लीजिए कि क्लोज लूप बना लिया, तो समझिएगा
तो ये समझ में आ रहा है कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो टेंजेंशियल ही होगा। अगर हम मान लेते हैं कि लेट क्लोज लूप फॉर्म्स, एक होता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, जिसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि ऐसा होता है और उसको करने के बाद ऐसा रिजल्ट आ जाए जो पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब जो मान के चले थे वो गलत है इस ढंग से। तो वही यहां पर बोला जाता है कि लेट क्लोज लूप फॉर्म्स, कंजर्वेटिव फील्ड है जो कि क्लोज लूप क्या कर रहा है, बना रहा है, ऐसा मानते हैं पहले। तो पहले इंटेंसिटी का हम डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं। ये सब इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, बोलो यार। हर जगह पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर होगा ना कि टेंजेंशियल। तो ऐसे सोचिए यार कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज को भी हम ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है और ई इधर है, तो उस पर थोड़ा सा फोर्स लगेगा, थोड़ा सा खिसकेगा, और फिर वहां पर जाएगा तो फिर फोर्स उधरे लगेगा और थोड़ा सा उधर खिसकाइए। तो हर जगह पर जिधर फोर्स लगेगा उधर खिसकाइए। तो जिधर यहां पर इधर फोर्स लगा, इधर खिसका, यहां पर क्या होगा, फोर्स इधर लगेगा, बोलो यार, खिसकेगा भी उधरे। तो ये समझ में आ रहा है कि हर जगह पर जिधर फोर्स लगेगा उधरे खिसकते हुए वो चल रहा है, तुम चला रहे हो। तो अगर यहां पर से फोर्स लगते 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 यहां पर चलाएगा, तो किसी भी रीजन में देखोगे तो इस डायरेक्शन में है dr, अरे बोलो यार, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अभी हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, तो यह समझ में आ रहा है कि फोर्स भी इधरे लग रहा है, अरे बोलो यार। तो यह समझ में आ रहा है कि इस छोटे से रीजन में तुम देखोगे तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो यह वेक्टर डॉट dr होता है ना जी। तो एक तो पहलू से याद रहता है कि जिधर फोर्स लगे उधरे चले तो वर्क पॉजिटिव होता है। अरे इसको ऐसे भी कर सकते हो, एफ डी आर cos 0 डिग्री, बोलो यार। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्क हुआ। फिर किसी भी रीजन में देखोगे तो फोर्स उधर लग रहा है, चल उधरे रहा है, हर छोटा पोर्शन पर। इसका मतलब हर छोटा पोर्शन पर वर्क पॉजिटिव हो रहा है। तब तो तुम एक तरह से ये बोल दिए कि पूरा घूम के यहाँ पर आ भी गया क्लोज लूप में, तो हर पोर्शन पर चूंकि पॉजिटिव है तब तो समझ में आ रहा है कि W क्लोज लूप में जो टोटल आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। नहीं समझ में आया? और नहीं भी समझ में आया तो ये याद रखना, इसका रीजन एक लाइन में याद रखना तो काम चल जाएगा। हम केवल समझाने का प्रयास कर रहे थोड़ा सा कि क्लोज लूप में घूमेगा तो हर छोटा पोर्शन को देखोगे तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ना डिस्प्लेसमेंट है जी। तो हर छोटा छोटा पोर्शन पर पॉजिटिव है, इसका मतलब घूम भी जाएगा तो W टोटल पॉजिटिव आ जाएगा क्लोज लूप में। और कंजर्वेटिव का ये डिफिनेशन ही होता है कि क्लोज लूप में घूमने पर वर्क 0 होता है। अरे बोलो यार। तो यहां पर क्या देखे कि कोई भी क्लोज लूप जो बना रहा तो यहां पर वर्क 0 हुआ। कंजर्वेटिव वाला कोई भी बनाएगा अगर ऐसे करके तो वर्क 0 नहीं हो पाएगा, और जबकि कंजर्वेटिव के लिए क्या होना चाहिए, वर्क 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब समझ में आया कि ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग मान के चले थे कि क्लोज लूप फॉर्म करेगा, तो किस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि क्लोज लूप में पॉजिटिव वर्क होगा, जो कि कंजर्वेटिव के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कंट्राडिक्ट ना कर गया, ये मान के चले थे तो ऐसा रिजल्ट आ गया जो पॉसिबल नहीं है। इसको बोलता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो मैथ में बहुत सारा ऐसा डील किया जाता था। तो ये समझ में आया कि ये वाला पॉसिबल नहीं है। अब कुछ के दिमाग में चल रहा होगा, उल्लू बना रहे हैं हमको आप नेगेटिव चार्ज मानिए, तो चलो नेगेटिव चार्ज मानते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज मानिएगा तो आप मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, कोई एक डायरेक्शन में ना घूमोगे जी, तो इस डायरेक्शन में चलोगे तो नेगेटिव पर फोर्स उधर लगेगा। ये बात समझ में आया? तो ये समझ में आ रहा है खाली यहाँ cos 180 हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज को जब घुमाओगे तो हर छोटा छोटा पोर्शन पर नेगेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क लगे होगा। तो टोटल करने पर यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज को करोगे तो इस डायरेक्शन में हम बता रहे। अरे बोलो यार। तो यह बात समझ में आया कि उसमें भी टोटल 0 नहीं हो पाता है, बोलो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसको तुम एक लाइन में ऐसे याद रख सकते हो। पहला तो ये याद रखना है कि कंजर्वेटिव फील्ड कभी भी मैंने कंजर्वेटिव फील्ड का क्या लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाएगा। रीजन अगर जो बना दिया तो एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा, जो कि
पॉसिबल नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता है, तो तुम बोल सकते हो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं बनाता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। अगर बना देगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि गलत नहीं हो सकता। तो ये समझ में आया कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या जाएगा, वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलोगे ना, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्यों? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे बोलो यार। तो एक पॉइंट में तुम ऐसे रट सकते हो, और फिजिकल एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर से मिल ही गया। अरे वो सब कुछ नौटंकी, कुछ नहीं, ध्यान रखना, इसको तुम ध्यान रखोगे। और एक्सप्लेनेशन तो ये जैसे पूछ देगा कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड का लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बना लेता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो पूछेगा उसके हिसाब से आपको करना है। ये होगा तब ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा इसका मतलब वो टूटता हुआ होगा, वो टूट नहीं सकता है। बोलो यार, कोई दिक्कत? चलो अब यहां देखो यारो, आईआईटी में सवाल पूछे हुए, खाली सुन लोगे तो कहोगे कि नहीं नहीं हम भुलाना चाहते हैं, कहेगा एक बार घुस गए तो नहीं भुला सकते। तो इतना आसान है ये, समझ आ रहा है कि नहीं? बस केवल आंख से गुजरा हुआ रहना चाहिए, फिर हम बताते हैं कि वो क्या पूछा था। समझना, तुम्हारे सिलेबस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 100 पढ़ना है, वो हम बात बता रहे हैं, तो उसमें 99 बार इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ना है। तो बच्चा क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सुनते 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 उसके दिमाग में सेट कर जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होता है। ऐसा नहीं है, वो तो इस चैप्टर में पढ़ रहे हो इसलिए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक सब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है, यहां देखो बताया गया है। एक होता है जो रेस्ट चार्ज के कारण होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक जो होगा वो मूविंग चार्ज के कारण होगा। तो होता वही है कि जब चार्ज मूव करता है, और बोलो यार, तो फील्ड क्रिएट होता है, फिर उसके कारण क्या होता है कि अगर फील्ड में चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो एक हो गया रेस्ट चार्ज के कारण, और एक हो गया मूविंग चार्ज के कारण, बोलो या ड्यू टू वेरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, बोलो। तो ये वाला आपको ईएमआई चैप्टर में पढ़ना है, थोड़ा सा है पढ़ना, मतलब 1 घंटा के आसपास चर्चा करेंगे उस पर। अरे बोलो यार, प्रॉब्लम वगैरह भी करवाएंगे, जो नहीं आया है वो भी करवाएंगे। ईएमआई में कौन पढ़ना? ये वाला नहीं, कौन वाला? ये इस चैप्टर में ये पढ़ना। इस चैप्टर में एक भी ऐसा चीज नहीं है जहां पर ये नहीं पढ़ना है, नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोलो यार, लेकिन ईएमआई में ये वाला पढ़ना। तो अब से तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरह का होता है। एक होता है रेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे बोलो यार, और एक होता है मूविंग चार्ज के कारण, समझ रहा है, या वेरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, बोलो। वो वाला कहलाता है वोर्टेक्स। देखो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वेरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वोर्टेक्स। ये समझ में आया कि काहे मूविंग चार्ज के कारण है? अरे मूविंग चार्ज के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये है, तो एक तरह से वही ओरिजिनेशन हुआ। अरे बोलो, तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होता है, और वहां पर आपको बताएंगे कि जो वोर्टेक्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, वो क्लोज लूप बनाता है। रियलिटी तो यही है कि हमेशा क्लोज लूप बनाएगा वहां पर। और बोलो यार, तो अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है तो क्या ये क्लोज लूप बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बना सकता है। तो वही लिखा है इट्स ओके। और ये वाला चूंकि कंजर्वेटिव है तो ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा, यही लिख रहा है नॉट ओके। मुंह कान बने ले, समझ आ रहा है कि नहीं? ज्यादा कोई मुंह कान बनो तो मार के नोच दो। चलो याद रखो, याद रखना। ये क्लियर हुआ? अरे बोलो यार, कंजर्वेटिव फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाएगा, नॉन कंजर्वेटिव क्लोज लूप बना सकता है।
तो वोर्टेक्स नॉन कंजर्वेटिव है तो वो क्लोज लूप बनाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? आईआईटी कैसे क्वेश्चन पूछा था इसको समझना। वो दे दिया था, समझना जी, आईआईटी वाला क्या क्वेश्चन पूछा था, एकदम आसान था, जो इसको जान रहा है डील कर लेगा। वो बोला था कि ये वाला लाइन ऑफ फोर्स किसके लिए सही हो सकता है, हो सकता है, वो बोला था। पहला बोला था मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा बोला था बोथ, और चौथा बोला था ना। बताइए तो किसके लिए हो सकता है, हो सकता है किसके लिए, क्लोज लूप बोलो यार, किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे वहां पर तुम कि क्लोज लूप ही बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड तो एकदम 100% श्योर हो कि क्लोज लूप ही बनाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो है। और बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला बनाएगा कि नहीं, वो पूछा हुआ है कौन बना सकता है। अरे बोलो यार, ये बना सकता है का बात बोला है, मैंने ऐसा बोला है कि किसके लिए ये वाला लाइन ऑफ फोर्स पॉसिबल है, ऐसा बोला है, पॉसिबल है। तो पॉसिबल में आ गया क्या कि अगर एक केस में अगर ऐसा हो गया तो सही हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो पार्ट, एक पार्ट बनाएगा क्लोज लूप, एक पार्ट नहीं बनाएगा लाइन ऑफ फोर्स। तो ये बोला किसके लिए पॉसिबल है, तो ये को भी हो रहा है तो हो ना जाएगा जी। और अगर वैसा होगा तो समझ में आया कि इसका एक पार्ट अगर कर देगा तो ये भी सही है, ये भी सही हो जाएगा। अगर ये बोलता कि ये वाला मस्ट है, हर केस में बनाएगा, तब केवल यही वाला होगा, ये नहीं क्योंकि इसका एक पार्ट नहीं बनाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से आपके दिमाग में दो चीज चलना चाहिए, एक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है और एक ईएमआई चैप्टर में पढ़ना है। ईएमआई चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, क्लोज लूप बनाता है, बोलो यार। और ये वाला अभी पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है? तो एकदम दिमाग में रहना चाहिए। तुम किसी भी बच्चे को बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके दिमाग में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि तुम 100 बार में से 99 बार इलेक्ट्रोस्टैटिक 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 सुनोगे, तुमको लग ही जाता है कि पूरा दुनिया इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़की क्या करती है कि फेसबुक पर अपना फोटो डालेगी, सब बच्चा यही बोल रहा है, क्या, स्पीचलेस, ब्रेन विथ ब्यूटी, समझ में आ रहा, ऑसम, फेरी, मैंने कुछ भी बोल रहा है। अब सब बोलते था तो उसको भी भ्रम क्रिएट हो जाता है, और जो ओरिजिनल बात वो छूट जाता है। छोड़ो, एक लड़का उसमें लिख दिया, इस फोटो का चमक में कैमरा का कमाल है या पाउडर का, वही वाला केस ये है। एक कमेंट ऐसा दिखा, खैर छोड़ो, याद रखो, याद रखो। ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लोज लूप बना सकता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्लोज लूप बना सकता है कि नहीं? नहीं, तो तू इलेक्ट्रोस्टैटिक जोड़ दिया। बोलो यार। ठीक है, चलो अब यहां देखो। ए लड़की लोग गाली मत दीजिएगा जी, ठीक है? बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं। अरे वो मजाक करते ताकि आप लोग भी हंसिए। लड़का के साथ क्या है ना, लड़का को बोल दो सुअर तभी वो हंसेगा, लड़का को बोल दो गधा तब भी वो हंसता है। ये फैक्ट है। अब देखो, इनके लिए हम जो बोलेंगे तो ये हंसेंगे। हम बोल रहे हैं क्या कि भाई लड़कियों के पास दिमाग बहुत होता है, अब तो कोई भी हंस रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि बोल देखने में दिमाग होता तभी वो हंसने लोग लगता है कि अरे सर झूठ मत बोलिए, हम जानते हैं। सिक्स्थ सेंस बहुत तेज होता है, बताया था ना, सिक्स्थ सेंस के सेंस में वो तुरंत समझ जाती है कौन खिलाएगा पिलाएगा। यहाँ तो बाप रे, मानवाधिकार वाला हमारे पास आ जाएगा। सब मजाक में बोल रहे हैं, लड़का लड़की इक्वल है। समझ आ रहा है कि नहीं? इक्वल नहीं बोल सकते हैं, तुम बात को समझो। अच्छा ऐसे समझो, -2 कूलम, सुनो, -2 कूलम 2 कूलम से छोटा है कि बड़ा है?
छोटा है ना तो बड़ा है, तो तुम क्या बोलोगे? बराबर है। क्योंकि अगर बराबर है तो साइन का अंतर है। वही सिचुएशन है कि हम नहीं बोल रहे हैं आप दोनों इक्वल हैं, ठीक है। बाकी यहां देखो यार, तुम जिसको समझना है वो समझ गया होगा कि हम अंदर से क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां भी आपसे गलती होने का चांस है, ठीक है। हम आपको दिखा दे रहे हैं, वहां पर आएगा तो फंसिएगा नहीं, ठीक है। देखो तुमको फंसाने के लिए और कुछ अच्छा डाटा पेश किया है। ये लाइन ऑफ फोर्स है और सब जगह पर डिस्टेंस बराबर दिया है। बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या नहीं? कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए तो दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, डायरेक्शन बदल रहा है। तो हम बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोले थे? अभी पूछे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का बात किया गया। गलती हुआ ना, हम जानते हैं गलती होता है, दिखा दिए हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो बताओ तो ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? पहले ये बताओ। समझ में आया कि ये नॉन यूनिफॉर्म है? क्यों? क्योंकि हाँ, इसका दो पार्ट है, तो ई जो है वो तो इक्वल है। अरे बोलो यार, मैग्नीट्यूड है जो कि क्या है? कांस्टेंट है। अरे बोलो। और डायरेक्शन है जो कि क्या कर रहा है? बदल रहा है। हाँ, वही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? अगर आपसे इसमें बोलेगा कि इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? हाँ है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर ना है जी। समझ में आया कहां गलती हो सकता है? तो तुम एक रिजल्ट याद रखना है, याद रखना है। ये याद रहेगा, तुम ऐसे बोलोगे तो गलत हो जाता है। कैसे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मैग्नेटिक नहीं, कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब भी बोलेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा और सब पैरेलल होगा एक दूसरे के। यही एक केस है जिसमें मैग्नीट्यूड भी सब जगह कांस्टेंट रहेगा। अरे बोलो यार, और डायरेक्शन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको छोड़ कर बाकी सब जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो कोई इसको देख करके भी बता सकता था क्या ये पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन में है या फिर डायरेक्शन में? पैरेलल तो दिख रहा होगा आपको, लेकिन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है नहीं। तो ये समझ जाना है कि ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये वाला देख करके अगर ये वाला पूछते तो तुम पकड़ लेते। इसमें पहले इसको सेट किया गया कि देखो ऐसे गलती होता है। हम बार बार बोल रहे हैं, बोलचाल के भाषा में हम लोग जनरली इक्वल नॉन इक्वल मैग्नीट्यूड का ही बात करते हैं। और ये बात बोलते दिमाग में सेट कर जाता है। और एग्जाम में जब पूछेगा ना तो गलती कर दोगे। एग्जाम में कोई चीज के बारे में थ्योरेटिकली पूछा है तो दिमाग क्लिक करना चाहिए कि वो वेक्टर है कि स्केलर है। समझ में आ रहा है? वेक्टर में वो फंसाएगा तुमको। मैग्नीट्यूड सेम जगह, डायरेक्शन अलग रहेगा, लेकिन तुम तो बोलोगे इक्वल है। जैसे कि आईटी एक बार क्वेश्चन पूछा है, पुल्ली है तो ब्लॉक लटकाता है ना जी, तो एक वो जितना से इधर चलता है उतना ही से उधर चलता है कि नहीं? अगर पुल्ली फिर जाए तो हम लोग क्या बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि एक्सीलरेशन सेम है। वही क्वेश्चन दिया था, एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक इज सेम, वो गलत हो गया था। रीजन डायरेक्शन उल्टा है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्या करेंगे? न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब किसी वेक्टर को बोलते हैं कि इक्वल है। इसका मतलब ये माना हुआ था कि मैग्नीट्यूड वाइज ही बोला जा रहा है, बार बार डायरेक्शन को नहीं देते हैं। अरे बोलो यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन को नहीं देखा जा रहा है। एग्जाम में पूछा तो उसको देख करके बताओगे। अब ये बार बार यहाँ बोलेंगे अरे ये बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन नहीं। फिर आया, फिर मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन नहीं। ये बार बार ऐसा नहीं ना बोलेंगे जी। तो अब इसका लॉस क्या है कि इधर सुनते हो क्या, कहाँ भाई पुल्ली फिक्स्ड है, हम भी पढ़ेंगे पुल्ली फिक्स्ड है तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम रहेगा। लेकिन हम हिट करके एक बार कभी कभी जरूर बोल देते हैं कि हम मैग्नीट्यूड वाइज ही डील कर रहे हैं, डायरेक्शन तो अपने ही देख लेना। तो एग्जाम में जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो हर हालत में आपको वेक्टर क्वांटिटी में ये सोच के चलना है कि यहाँ गलती करवाता है। अब तुम अगर ये सोचे हुए रहोगे तुमसे गलती नहीं करवाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि दो फोटोन का वेवलेंथ सेम है, बताइए कि उसका मोमेंटम मस्ट है कि नहीं, कि सेम रहेगा कि नहीं। बच्चा क्या सोचता है, P इक्वल टू h बाई लैम्डा, h कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, उसी ने बोलता है P कांस्टेंट। ये मैग्नीट्यूड है, एक फोटोन इधर चला गया, एक फोटोन इधर चला गया, डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा मोमेंटम का। तो वो जानता है तुम्हारा मेंटलिटी को कि तुम डायरेक्शन को इक्वल देखोगे सीधे बोल दोगे, उसी पर वो क्वेश्चन सेट करके तुमसे गलती करवाएगा। तो जब भी थ्योरेटिकली किसी चीज के बारे में पूछे कि सेम है कि नहीं है, तब तुमको डायरेक्शन के बारे में सोचना है। अगर वो वेक्टर होगा तो बोलो यार, अब बताना तुम, अगर दो फोटोन का मोमेंटम सेम है तो बताइए तो कि उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होगा मस्ट। ये सही है या गलत है? मार के ना एकदम धुरिया उड़ा देंगे। अरे लैम्डा इक्वल टू h बाई p, तो p सेम है, h सेम है, तो लैम्डा सेम है, लैम्डा स्केलर है। तो स्केलर है तो उसके डायरेक्शन नहीं देखना है। समझ में आया कि क्वेश्चन में दो बार कैसे फंसाता है? बुलाती है मगर जाने का क्वेश्चन समझना कि अगर वेवलेंथ सेम तो क्या मोमेंटम मस्ट है कि सेम होगा? तो नहीं, क्योंकि P का वैल्यू h बाई लैम्डा, तो h कांस्टेंट और लैम्डा कांस्टेंट, तो P का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन बदल सकता है लेकिन दोनों का मोमेंटम सेम है। तो लैम्डा के बारे में बताना है, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई p, जहां p मैग्नीट्यूड होता है तो h भी दोनों के लिए सेम और p भी दोनों के लिए सेम, तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम। इसका डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर है, इसका मतलब सेम। समझ में आया? चलो यहां देखो, ये आपको अब क्लियर हुआ कि यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। ये पहले भी क्लियर हो गया था, हम बस इतना कहानी सुना करके ना बस एक बात आपके दिमाग में डालना चाह रहे थे कि एग्जामिनेशन हॉल में जब वो पूछेगा कि बराबर है दोनों केस में ये कि नहीं, तो अगर वो वेक्टर रहेगा तो सोच के, अगर मैग्नीट्यूड लिख दिया तो बातें अलग है। अरे बोलो यार, लेकिन यहाँ पर जब हम बोले कि सेम है तो बार बार बीच में नहीं टोकना, करे डायरेक्शन मानी देख रहे हैं, फिर बोले ये सेम है, अरे सर रुकिए तो डायरेक्शन मानी देख रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को समझना, यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड वाला के सेंस में बोलेंगे, लेकिन एग्जाम में एकदम बैठले है फंसाने के लिए। हम बैठे हुए कहेले कि तुमको बाहर निकाले बता कर कह रहे यहाँ गड्ढा, यहाँ गड्ढा, यहाँ गड्ढा, यहाँ गड्ढा, गड्ढा है, बचना। अब वो क्या है कि गड्ढा खान करके तो उसको झाड़ देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो दोनों का उल्टा कहानी। तो याद रखिएगा जी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई हो, एक ही केस बनता है, क्या बराबर डिस्टेंस पर रहेगा और पैरेलल रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा। बोलो यार, हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये समझ में आया? इसको छोड़ करके कोई भी केस में नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा, चाहे मैग्नीट्यूड बाय चाहे डायरेक्शन बाय। बोलो यार, अरे बोलो। तो यहां तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये वाला तुमको नहीं आना चाहिए। हम ये 99.99% बोलते हैं, 0.001% का गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन नहीं आना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि अभी इसको IIT वगैरह नहीं पूछा, समझ आ रहा है कि नहीं? पहले वो उठाएगा तब आपके पास आएगा, लेकिन हम खाली वो बता दे रहे हैं कि सुन लोगे ना तो किसी से मजा ले सकते हो। चलो यहां इसको हम लिखे हैं किसमें? मगही भाषा में। ई वाला नए है तो रे छौड़ा, ऐसे पढ़ेगा। ई वाला नए तो रे छौड़ा, मगर बता दे यो, ऐसे ही। हम अच्छा से नहीं लगता लिख पाए हैं, काहे कि दिलवा नहीं मान रहा। अरे ये बोला गया है क्या कि ये वाला नहीं आएगा आपको, लेकिन बता दे रहे हैं ऐसे ही कि दिल है कि मानता नहीं, या दिल मांगे मोर जो हुआ। तो यहां देखो जी, इसमें बताया गया है ना कि यूनिफॉर्म टाइप का आपको दिखे
लेकिन डिस्टेंस क्या हो, अलग अलग, यूनिफॉर्म टाइप का दिखे मगर डिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो, तो ये वाला कंजर्वेटिव फील्ड के लिए नहीं हो सकता है। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ऐसा रहना पॉसिबल नहीं, माने कंजर्वेटिव फील्ड का लाइन ऑफ फोर्स इस अरेंजमेंट में नहीं रह सकता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां लिख दे रहे हैं कि यहां लिख देते हैं नॉट पॉसिबल फॉर क्या, कंजर्वेटिव फील्ड। नॉन कंजर्वेटिव के लिए हो सकता है। अच्छा इसे बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं ना बोले थे। हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हो सकता, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली इसमें भी क्या होता है ना कि ऐसे घूम कर करके ये बता दिया जा सकता है कि यहाँ पर क्लोज लूप में जीरो नहीं होता है, जबकि कंजर्वेटिव के लिए तो क्लोज लूप में जीरो होता है। तो हम बता दे सकते कुछ है नहीं, ऐसे घूमता ऐसे घूमता ऐसे घूम करके हम बता दे सकते। समझ आ रहा है कि नहीं कि या तो पॉजिटिव हो जाएगा या तो नेगेटिव हो जाएगा, क्लोज लूप में क्या होता है, जीरो। तुमको वो सब कुछ नहीं सोचना, तुमको बस ये सोचना है कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए अगर जो पैरेलल में रहेगा, अब स्ट्रेट लाइन रहेगा तो हर हालत में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम रहेगा, तो वो बन जाएगा यूनिफॉर्म भी। और अगर जो डिस्टेंस पैरेलल रहेगा, ठीक है, और डिस्टेंस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं। प्रश्न आ गए क्या? अरे भाई कुछ नहीं बोले। स्ट्रेट लाइन में पैरेलल रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन में पैरेलल रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा तो यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन में पैरेलल रहेगा और डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं। नॉन कंजर्वेटिव के लिए ये हो जाता। देखो यहाँ लिख दिया गया नॉट पॉसिबल फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी नहीं पॉसिबल होता तो यहाँ लिख नहीं देते जी। भावना को समझ रहे हो ना, समझो, छेड़ने का प्रयास नहीं करो, उसका भाई गुजार जाएगा भावना का। ये किसी का नाम हमने नहीं लिखा, मतलब लेके आ गए बॉयफ्रेंड को अगला दिन, फिर बताइए कि ये क्या होगा, मार खा के चला जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो ये वाला साइड भी आप कर दे सकते हैं, ये सब ध्यान रखिए। ये वाला आ जाएगा तो बड़ा बवाल होगा, लेकिन हम लोग को भी उतना बवाल नहीं करना है, टू द पॉइंट पढ़ना है लेवल 1 में। इधर कोई दिक्कत? चलो अब एक और है, उसको थोड़ा सा देख लो, तो ये लाइन ऑफ फोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझना जी, नीट में इस ढंग का क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, जेईई मेन में पूछा है। अरे बोलो यार, आईआईटी में पूछा है, समझ आ रहा है कि नहीं? अभी किसका बारी, अब की बार, हाँ नीट के बारे में समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको समझिएगा। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें आपको लाइन ऑफ फोर्स दिया हुआ है और आपको किसी चीज के बारे में पूछा जा रहा है, और ये स्टेप जो है उसमें लाइन ऑफ फोर्स ही कैसा होगा ये पूछा जा रहा है। अंतर पता चला? अभी तक जो पढ़ रहे थे, जिससे कि हम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, समझ आ रहा है कि नहीं? लाइन ऑफ फोर्स दे दिया और तब किसी चीज के बारे में पूछा, बोलो यार। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कोई दूसरा चीज दे करके किसके बारे में पूछ रहा है, लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पूछ रहा है। समझ आ रहा? तो क्या होता है कि चार्ज के बारे में दे करके लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पूछ रहा है। बोलो यार, तो दिमाग नहीं लगाना, उतारो मत, चलो यहाँ देखो, मैंने जब पढ़ाते हो तो उतारते हो, बताओ। अगर हम उतारने कहेंगे तो तुम दूसरे को देखोगे, काम नहीं देगी। समझा रहा है? हाँ, काम नहीं देगी, इसलिए ये काम देगा। इसको समझो, इसको पढ़ के तुम पास जाओगे ना, उसका बातें बोलाएगा, आओ ना बेटा बैठो ना, चाय पी दो ना। चल यहाँ देखिएगा, हमको क्या कैलकुलेट करना है या क्या ड्रॉ करना है। अब लाइन ऑफ फोर्स, लेकिन लाइन ऑफ फोर्स भी तुम ड्रॉ नहीं करना, तुमको ऑप्शन छाट करके ना बनाना है। तो कैसे ऑप्शन छटाता है ये हम बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां पर पहुंचने के लिए पहले एक बात तुम बताओ, कौन मेन है, इंटेंसिटी या लाइन ऑफ फोर्स? कौन मेन है बताओ तो?
इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी का रियल एग्जिस्टेंस है, लाइन ऑफ फोर्स का रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। अरे बोलो यार। तो जब ऑप्शन छांटना रहेगा ना, तो जितना चार्ज दिया है उसके हिसाब से किसी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी देखना, तो एकदम 100% श्योर हो गया कि नेट इंटेंसिटी इधर है। तो अगर उस जगह का लाइन ऑफ फोर्स उधरे टेंजेंट दिखाएगा तो तुम समझो कि हाँ ये वाला हो सकता है। और अगर जो लाइन ऑफ फोर्स अलग बता रहा है और चार्ज के कारण इंटेंसिटी है जो कि अलग बता रहा है, तो कंट्राडिक्शन ना हो गया जी। इसका मतलब क्या हुआ, कौन गलत है, इंटेंसिटी की लाइन ऑफ फोर्स? लाइन ऑफ फोर्स तो वो इमेजिनरी है, वो वर्चुअल है। समझ में आ रहा है? बोलो यार। तो यही लिखा गया है जी कि लाइन ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम ड्रॉ करना नहीं सिखा रहे, तुमको ऑप्शन छांटना सिखा रहे हैं। बोलो। तो यही दिया हुआ है क्या कि पहले नेट इंटेंसिटी सब चार्ज के कारण क्या करिएगा, कैलकुलेट करिएगा। वो लिखा हुआ है एक से ज्यादा जगह पर कैलकुलेट करना ताकि बनाया जा सके। हम लोग बनाएंगे ना, एक पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी देखेंगे और देखेंगे उसके हिसाब से ऑप्शन सही है कि गलत। अगर वो सही मैच कर गया, मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि इंटेंसिटी के व्यू से, मैंने चार्ज के हेल्प से इंटेंसिटी निकाले तो इधर आया, और लाइन ऑफ फोर्स के हिसाब से अगर किसी दूसरे तरफ आया तो श्योर शॉट हो गया कि वो गलत हो गया। बोलो यार। लेकिन अगर मैच भी कर गया तो तुम उस पॉइंट का ना जिम्मेदारी लिए हो कि मैच कर गया, हो सकता है किसी दूसरे पॉइंट पर नहीं मैच करेगा। तो ये नहीं कि मैच कर गया खुशी खुशी में पहले से टिक मार देना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसमें क्या करना है कि 4 ऑप्शन अगर दिया है तो पॉइंट देख देख करके 3 ऑप्शन को छांटना है, तो जो बचेगा वही सही होगा। उसमें भी एकांक पर आप चेक कर सकते हैं। समझ में आया? अरे बोलो यार। ये नहीं कि पहला ऑप्शन में एक पॉइंट पर मैच कर गया, एकदम खुशी से नाचने लगे, टिक मार करके आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं यार। बोलो। कोई दिक्कत? पता नहीं क्या मारने का मतलब है। ऐसा नहीं कुछ है। तो यही दिया हुआ है कि ड्रॉ जब करना आता है तो बहुत सारे पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। छांटना रहेगा तो एक पॉइंट पर देखना और उसी पॉइंट पर सब भेद देखना। तो जो छट गया मान लो दो को में मैच किया तो अब दूसरे पॉइंट को पकड़ कर फिर से देखना। समझा रहा हूं, बता रहे हैं कैसे डील करना है। तो उसी के हेल्प से क्या करना है कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है, तो जो बचा हुआ होगा वो पकड़ा जाएगा। समझा रहा है कि नहीं? चलो पहले हम इसी को दिखाते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि स्फीयर पर हाफ में पॉजिटिव चार्ज है और हाफ में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, वो 4 ऑप्शन देता। तो किसी भी पॉइंट को पकड़ के पहले नेट इंटेंसिटी आप देखिए। अरे बोलो यार। अगर जो उस पॉइंट पर मैच करता 4 ऑप्शन में, तो फिर और कर देखेंगे। अरे बोलो यार। और जो गलत होते जाएगा वो गलत होते जाएगा। ये एक तरह से पता है कैसा है, यूनिट एंड डायमेंशन में जैसे नहीं डायमेंशनली चेक करते हैं कि डायमेंशनली गलत तो गलत, लेकिन डायमेंशनली सही तो कोई जरूरी नहीं कि सही। वैसे यहां कि मैच करोगे इंटेंसिटी का डायरेक्शन चार्ज के हेल्प से, लाइन ऑफ फोर्स के हेल्प से। अगर जो गलत तो गलत, अब अगर सही तो कोई जरूरी नहीं कि 100% वो सही है ऑप्शन। फिर दूसरे पॉइंट से चेक करेंगे। एकदम डायमेंशन में वैसे ही ना करते हैं कि डायमेंशनली गलत है तब तो गलत है। समझ में आया कि नहीं? और डायमेंशनली सही है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सही। आई होप। चलिए तो इस जगह पर देखिएगा, तो किसी भी पॉइंट को आप पकड़ लीजिए। चलिए हम पहला बार में इस पॉइंट को पकड़ते हैं। तो इस पॉजिटिव को, अच्छा इसमें एकदम एग्जैक्टली इधर होगा ये नहीं बताना, अप्रोक्स देखना था। ये समझ आ रहा? तो यहाँ पर देखोगे तो इस चार्ज के कारण ऐसे, इस चार्ज के कारण ऐसे, यहाँ इधर वाला चार्ज का नहीं लग रहा, ऐसे ऐसे होगा, और इधर वाला पॉजिटिव का ऐसे ऐसे होगा। तो समझ में आया कि पॉजिटिव के कारण नेट इधर होगा, और नेगेटिव के कारण देखोगे तो इस नेगेटिव के कारण ऐसे ऐसे, और इसके कारण भी ऐसे ऐसे, तो नेट इधर होगा। और इस दोनों में कौन डोमिनेट रहेगा, इधर वाला ना जी। तो ये समझ में आया कि इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी उधर होगा। अरे बोलो यार। और लाइन ऑफ फोर्स पर टेंजेंट भी इधर डाल रहे हो तो उधर शो कर रहा है।
क्या मैच किया कि नहीं? यहाँ पर चार्ज के व्यू से इंटेंसिटी या लाइन ऑफ फोर्स के व्यू से नहीं मैच किया, मैच किया तो ये भी सही हो गया। तो इसी पॉइंट पर तुम सब जगह पर देखना, जो गलत होगा छट जाएगा और जो सही होगा उस पर फिर दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे। तो हम ऐसा जान करके दिए हुए हैं कि यहाँ भी देखोगे तुमको वैसे ही दिखेगा, यहाँ भी देखोगे तो वैसे दिखेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कोई ऑप्शन छट पाया उस पॉइंट के हेल्प से तो कोई बात नहीं, हम लोग कोई दूसरे पॉइंट को पकड़ेंगे, घुमा घुमा पकड़ेंगे, कोई जा ऐसे करके। बोलो यार, ये नहीं कि वजह देखे फिर उसके बगले में देखना, वैसा नहीं, चौतरफा पकड़ना। एक जगह पर अगर मैच कर गया फिर दूसरा तरफ करेंगे। ऐसे होता है क्या ना कि किसी एक जगह पर पकड़ोगे तो एक आगे ऑप्शन दो ऑप्शन छट जाएगा। बोलो जी, चलो तो यहाँ से कोई बेनिफिट हुआ नहीं। क्या करोगे, यहाँ पर मैच करके मार के आगे बढ़ जाते नहीं। चलो अब किसी और पॉइंट पर देखते हैं। चलो हम लोग ये वाला तो डायरेक्ट ऐसी गलती है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आई, ये लाइन ऑफ फोर्स ऐसे कट कर रहा है, तो गलती हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो यार, तो अगर इस पॉइंट के व्यू से तुम अगर देखो तो पहले तो ये कट कर रहा है तो वो गलत हो गया, और किसी भी ढंग से कोई गलत है तो गलत है। अरे बोलो यार, इसमें क्या होता है ना कि अब दो ऑप्शन तो तुमको ऐसे छट जाएगा कि पॉजिटिव से निकलना चाहिए, पता चला कि पॉजिटिव पर आ रहा है, जिसका मतलब तो गलती होगा। वैसे भी देखा जाता है, जैसे कि इसमें निगेटिव पर आ रहा है तो उस व्यू से तो सही है। इसमें देखोगे तो निगेटिव से जा रहा, तो ये समझ में आया कि ये वाला गलत हो गया इसे, और जो गलत है तो फिर उसको दोबारा नहीं देखना है। बोलो यार, इसमें देखोगे तो पॉजिटिव से निकल रहा है, निगेटिव पर आ रहा है, तो उस व्यू से तुम इसको गलत नहीं बोल सकते हो। चलो तो फिर और अलग अलग पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। अरे बोलो जी, अरे बोलो। तो ये वाला तो गलत हो गया कि यहाँ पर कंट्राडिक्ट हो गया, अरे यहाँ कट ना कर गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला सही होना चाहिए। अगर और देता तुमको एक ऑप्शन समझ आ रहा है तो उस दोनों पर हम लोग चेक करते। अच्छा ऐसे भी तुम देख सकते थे, हेलो ऐसे भी कि इस पॉइंट पर समझना, इस पॉइंट पर लाइन ऑफ फोर्स उधर है, तो लाइन ऑफ फोर्स के हिसाब से उधर का इंटेंसिटी है जी। चार्ज के व्यू से थोड़ा सा देखते हैं, तो इसके व्यू से देखोगे तो इसको समेट करके अप्रोक्स बीच में कहीं रख दो। अरे अप्रोक्स लेते हैं यार, तो इस पॉजिटिव के कारण ये समझ में आया कि यहाँ इंटेंसिटी ऐसे होगा। क्या दिक्कत लग रहा है? तो पॉजिटिव के कारण ये समझ में आया कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऐसे होगा। बोलो यार, और इस नेगेटिव के कारण किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये समझ में आया कि इधर हो जाएगा ई ने, तो चार्ज के व्यू से इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी होना चाहिए, और लाइन ऑफ फोर्स के व्यू से किस डायरेक्शन में होना चाहिए? उस डायरेक्शन में। कंट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है कि ये वाला लाइन ऑफ फोर्स गलत है। अरे तो यहाँ कट कर गया तो बताइए हम लोग दी कि दो लाइन ऑफ फोर्स कट कर गया तो ऑप्शन को देखने नहीं है फिर। अरे बोलो यार, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मान लो कि ये वाला नहीं देता, यही वाला देखा था, कट वाला के हिसाब से तो नहीं ना छाट सकते थे जी। तो इस पॉइंट पर हम लोग देखे तो इंटेंसिटी इधर है और लाइन ऑफ फोर्स बताया इधर है, कंट्राडिक्ट कर दिया, ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा इस पॉइंट पर देखोगे इसके हिसाब से तो गलत नहीं होगा, रीजन क्योंकि इसका भी टेंजेंट इधर शो कर रहा है, चार्ज के भी व्यू से देखोगे तो इधर होगा, तो उस हिसाब से ये गलत नहीं है। लेकिन ये निगेटिव पर से निकल रहा है, इस हिसाब से गलत है। तो यहाँ सही नहीं पकड़ना, गलत पकड़ना। वो क्या बोलेगा? चूज इनकरेक्ट ऑप्शन, वो तो बोलेगा चूज करेक्ट ऑप्शन, लेकिन आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को पकड़ पकड़ कर कर करके छाटना। अरे बोलो यार, जो फाइनली बच जाएगा वो सही हो जाएगा। तो इसमें तुम करके देखोगे ना, तो किसी भी जगह से देखोगे तो सही हो जाएगा। अप्रोक्स से बोल रहे हैं, 100% नहीं मैच करता कि नहीं सर हमको लग रहा है इंटेंसिटी इधर होना चाहिए और इसमें इधर है, थोड़ा बहुत का चलेगा, ज्यादा का नहीं चलेगा। अरे बोलो राजा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहाँ पे देखो ड्रॉ किए हैं जानबूझ कर करके। ड्रॉ कैसे होता होगा खाली हम बोल दे रहे हैं, लेकिन वो सब सोचना नहीं। ड्रॉ कैसे होता होगा लाइन ऑफ फोर्स कि अलग अलग पॉइंट पर देखिए आप, तो मान लो कि यहाँ पर इंटेंसिटी किसी को देखना है, तो इसके कारण इधर होगा। अरे बोलो, और इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा, ये समझ में आया? तो इस दोनों का नेट इंटेंसिटी नहीं लग रहा इधर होगा। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं तो तुमको लगेगा नहीं सर ऐसे होना चाहिए, थोड़ा बहुत का होगा तो अलग बात है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में आया कि ऐसा होना चाहिए।
चलो इस जगह पर देखना है तो कैसे देखते हैं? तो इसके कारण इधर होगा ज्यादा नजदीक में नहीं इंटेंसिटी, और इसके कारण क्या होगा, इधर होगा थोड़ा कम। अरे बोलो यार, तो ये समझ में आया कि दोनों का रिजल्टेंट ज्यादा वाला तरफ झुका हुआ रहेगा तो नेट इधर होगा। तो ऐसे कर करके अलग पॉइंट पर क्या किया जाता है कि इंटेंसिटी के डायरेक्शन को देखा जाता है और ड्रॉ कर लिया जाता है। अरे बोलो यार, इस जगह पर तुम देखोगे तो प्लस के कारण इधर और माइनस के कारण भी उधर है। अरे बोलो, तो ये समझ में आया कि नेट उधर होगा तो लाइन ऑफ फोर्स उधर होना चाहिए। इसमें हम पूछे हैं कि गलत सही, ये हमने वो एग्जांपल दिए हैं कि ऐसे ऐसे ड्रॉ होता है, प्लस माइनस रहेगा ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि डायपोल में ऐसे होता है। अरे कॉमन सेंस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो हर हालत में है जो कि उसके पास जाएगा कुछ कुछ और कुछ कुछ इधर वाला है तो वो दूर से होकर के कैसे जा रहा होगा। ये वाला है जो इंफिनिटी पर चला जाएगा। समझ में आया? और भी डीपली पढ़ाया जाता है कि जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब क्या होगा, मैग्नीट्यूड अलग होगा तब क्या होगा, लेकिन वो सब आपको पढ़ना नहीं। अरे बउआ, तुमको बहुत आसान पूछेगा, चार्ज दे के बोलेगा कौन वाला ऑप्शन सही है। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, किसी पॉइंट को पकड़ कर करके चार्ज के व्यू से देखेंगे कि अप्रोक्स किधर है डायरेक्शन नेट इंटेंसिटी का, और लाइन ऑफ फोर्स के टेंजेंशियल उधर है कि नहीं तो वो गलत है, वो ऑप्शन को दोबारा नहीं देखेंगे। अरे बोलो यार, और वैसे किए तो मान लो कि कुछ ऑप्शन बच गया, तब उस दो ऑप्शन में दूसरा किसी पॉइंट को उस जो पहला देखे तो उसी के नजदीक नहीं कुछ दूर में, समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि क्लियर व्यू आपको हो सके। तो उसी ढंग से क्या करते हैं कि गलत ऑप्शन को छाट देते हैं तो जो बच जाता है वो सही होता है। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाएंगे तो एक दो पॉइंट बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन इतना ही से पूछता है। ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो कल हमको मिठाई खिलाओगे ना? एक छोटा सा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, और सरफेस का क्या मतलब हो गया जी कि बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग उस सरफेस को बोलते हैं ना जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। समझ आ रहा है कि नहीं? सेम हो या उस पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, कोई जरूरी नहीं कि वो प्लेन हो। सरफेस ऐसा भी रह सकता है कि नहीं रह सकता है, तुम बोलते हो कि नहीं इससे? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। जैसे कि ये देखो, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, उसको लाइन मत समझना, वो एक्चुअली में ऐसे, अरे बोलो यार, वो ऐसे तुमको दिख रहा होगा, ऐसे कर दिए तुमको ये दिख रहा है, लेकिन ये है ना सरफेस। तो इस पर अगर जो तुम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाओ, ठीक है, किसी भी चार्ज को, Q1 चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाओगे तो आपसे पूछ सकता है कि वर्क कितना करना पड़ेगा। देखिए कितना करना पड़ेगा वर्क, तो W एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, Q जिसको मूव किए इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। और चूंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि दिया हुआ है,
इस कारण से इस दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि वर्क क्या होगा, तो एक ही पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप चार्ज को ले जाइएगा तो वर्क कितना करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं जी, समझना, कंफ्यूज मत होना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये एक अलग इक्विपोटेंशियल है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मान लो इसका 20 वोल्ट है, इसका कितना है 30 वोल्ट, तब तुम अगर यहां से उठा करके चार्ज तुम यहां पर लेकर करके जाओगे Q1 को, तो W एक्सटर्नल कितना होगा बताओ तो Q जिसको मूव किए इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये समझ में आया कि इतना होगा, अरे बोलो यार। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ले जाने के बारे में नहीं बोले थे, हम बोले थे कि एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाइएगा ना तो वर्क जीरो होता है, इसको रटना नहीं है, खाली हम दिखा रहे हैं आपको। ये अलग इक्विपोटेंशियल है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तब तो ले जाइएगा तो होगा ना, इसमें कुछ है नहीं नया। अरे बोलो यार, बस केवल आंख से गुजारा जा रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है। चलिए अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है, एक दो को प्रॉपर्टीज है तो उसको देखिए। E vector will be perpendicular to equipotential surface at each and every point। तो ये तो हम आपको पहले भी बताए थे कि E वेक्टर जिधर रहता है उसके परपेंडिकुलर में पोटेंशियल सेम रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं जी कि E vector will be perpendicular to equipotential surface at each and every point and vice versa। माने E वेक्टर के भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है जो परपेंडिकुलर होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के भी E परपेंडिकुलर होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहले बताया थे ना कि E के तरफ जाइएगा पोटेंशियल घटेगा, E के तरफ अपोजिट जाइएगा पोटेंशियल बढ़ेगा, और E के परपेंडिकुलर चलेगा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इक्विपोटेंशियल का भी मतलब होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होना। बोलो यार, तो पोटेंशियल कांस्टेंट कब होगा? जब आप E के परपेंडिकुलर चलिए, और E के परपेंडिकुलर चलने पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो दिया हुआ ये तीनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अरे बोलो यार, ये दिया हुआ अलग अलग दिया हुआ है, तो ये समझ में आ रहा है कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर क्या होगा बताइए तो, इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम एक डाटा और दे रहे हैं कि V1 कम है V2 से और कम है V3 से, ये डाटा दिया हुआ है। तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है, समझ आ रहा है कि नहीं, या लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। अरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये समझ में आ रहा है ना? तो कैसे करेंगे, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि परपेंडिकुलर होगा इसके भी इंटेंसिटी, और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि लाइन ऑफ फोर्स कुछ इस टाइप का होगा। अरे यहां भी परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब डायरेक्शन का बात होगा किधर होगा, तो बताओ तो, परपेंडिकुलर तो हो ना दिया जी। अरे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो लाइन ऑफ फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा, तो लाइन ऑफ फोर्स में टेंजेंशियल, लाइन ऑफ फोर्स के टेंजेंशियल ही ना होता है इंटेंसिटी। बोलो यार, तो बताइए अब डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर तो हो गया, उधर होगा कि इधर होगा? तो इस केस में V3 सबसे कम है, तो ये सबसे कम है, सॉरी 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 सॉरी, इस केस में V3 सबसे ज्यादा है, तो इधर ज्यादा है और इधर कम है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या लाइन ऑफ फोर्स के भी डायरेक्शन में आप बोल सकते हो कि क्या होता है, पोटेंशियल घटेगा। ये समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में होगा लाइन ऑफ फोर्स। अरे बोलो यार, यहां पर दिखाओगे तो कैसे होगा, तो यहां भी परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर, तो मिलाओगे तो इस टाइप का होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अरे हम लोग
इक्विपोटेंशियल सरफेस को देख करके लाइन ऑफ फोर्स बना सकते हैं, और लाइन ऑफ फोर्स को भी देख करके तुम इक्विपोटेंशियल बना सकते हो। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ना जी, तो ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक चीज समझना जी, अगर हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का बात करें, केवल एक का, तो लाइन ऑफ फोर्स उसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन तुम डायरेक्शन नहीं बता सकते हो। यहां पर तो तुम डायरेक्शन कंपैरिजन करके ना बता दिए कि इस डायरेक्शन में अगर हम जाए तो पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर होगा। अगर एक दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस तो तुम नहीं बता सकते हो कि डायरेक्शन उधर होगा कि इधर होगा, जब तक कि कंपैरिजन नहीं हो जाए। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? यहां पर कैसे होगा ड्रॉ बताओ तो यहां पर परपेंडिकुलर होगा, यहां पर भी परपेंडिकुलर होगा, यहां पर भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ आ रहा है? तो कुछ नहीं लग रहा है कि इस टाइप का होगा, और डायरेक्शन तो इधर होगा, लेकिन परपेंडिकुलर होना मस्ट है। समझ में आया? आप आगे पढ़िएगा मेटल में कि मेटल सरफेस भी इक्विपोटेंशियल होता है। इसका मतलब समझ में आया कि मेटल सरफेस पर इंटेंसिटी हर हालत में परपेंडिकुलर होता होगा, या लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होता होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बोलो जी। कोई दिक्कत? अब आपको बताना है कि इस तीनों में कौन लाइन ऑफ फोर्स है जो कि सही है और कौन लाइन ऑफ फोर्स गलत है। ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझ आ रहा है? और ये वाला है जो कि लाइन ऑफ फोर्स है। बताइए तो कौन सही है कौन गलत है? तो बीच वाला में आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो ये वाला तो सही हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और ये वाला गलत क्यों हो गया? क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 आपको दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये समझ में आया कि ये गलत हो गया। ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ऐसे ना है जी, कोई एक जगह पर हो जाएगा तो मैंने 90 के अलावा कुछ हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अरे बोलो यार, तू क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछा गया। इससे कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। टू द पॉइंट यही है, अभी तक जितना भूल गए बस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हो गया कि उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, और प्रॉपर्टी के हिसाब से पता चल गया कि उसके हर पॉइंट पर इंटेंसिटी या लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। केवल एक को देगा तो आप नहीं बता सकते किस डायरेक्शन में, लेकिन अगर वैसा दिखा दिया 2-3 को, तब आप क्या है कि किधर घट रहा है किधर बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आप डायरेक्शन भी बता दीजिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लो। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, उसका रीजन वही वाला है, हम लिखे नहीं है। दो को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कट कर गया तो इस कॉमन पॉइंट को देखो तुम, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कट कर गया तो ये V1 पर था, ये V2 पर था, तो इसके हिसाब से कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल होगा V1 और इसके हिसाब से कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल होगा V2। तो एक ही पॉइंट का पोटेंशियल दो हो सकता है क्या? नहीं, वो तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फिक्स ना होगा। ये समझ में आया कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी कट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कट करेगा तो एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा ये बात समझ में आ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है उसके हर पॉइंट का नेट पोटेंशियल सेम होता है। अरे चार गो चार्ज के कारण यहाँ पर कुछ कुछ अलग अलग होगा, लेकिन उसको नहीं देखेंगे, नेट को देखेंगे। यहाँ पर भी अलग अलग होगा, लेकिन नेट के कारण देखेंगे। ऐसा ना है कि चारों के कारण यहाँ माने पहला के कारण मान लो 5 है, दूसरा कारण 10 है, तीसरा कारण 15 है, चौथा कारण मान लो 20 है। तो ऐसा ना है कि उसके कारण वो उतने रहना चाहिए, हमको नेट से मतलब। इसमें 5, 10, 15, 20 था, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिसके कारण 5 था यहाँ पर 10 हो गया, दूसरा वाला कारण 10 था तो 10 है, तीसरा वाला कारण मान लो कि पहले में 15 था, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 10 हो गया, 5 उसका मतलब समझ आ रहा। तो हमको किससे मतलब है? नेट पोटेंशियल से। ये नहीं कि हर चार्ज के कारण उतना ही रहना चाहिए, उससे नहीं मतलब। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला पॉइंट याद रहना जाएगा आपको कि क्यों नहीं कट करता है। और जैसे लाइन ऑफ फोर्स में देते थे वहां इंटेंसिटी की हेल्प से समझाते थे, यहाँ पर पोटेंशियल की हेल्प से। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए अब इसको देखिएगा जी, दिया हुआ है कि कोई चार्ज है तो उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अरे बोलो यार, तो उसका शेप क्या होगा? तो पहले तो तुम इसको तेजी में याद रखोगे, फिर हम बताते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसे देखते हैं। ठीक है, दोनों तरीका होता है।
तो आप ये याद रखिएगा ना, पहले याद रख लीजिए कि पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल में तुम समझ रहे होगे कि हम लोग अभी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कुछ केस बताएंगे तो ये वाला होगा, उसमें क्या होगा कि रेडियली अगर चार्ज डेंसिटी वेरी करेगा तब भी यही हो जाएगा। तुम वो सब सोचना बंद कर दो, तुमको अभी तत्काल फर्स्ट लेवल में यूनिफॉर्म के लिए देखना है। तो पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा वो क्या होगा, स्फेयर होगा। कैसे होगा वो हम बता रहे हैं। लाइन चार्ज और सिलिंड्रिकल चार्ज समझ आ रहा है कि नहीं, के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो सिलेंडर ही होगा और थिक और थिन चार्ज शीट। अच्छा ये चीज समझना जी, पॉइंट चार्ज और स्फीयर इसका तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अरे पॉइंट चार्ज भी वो स्फीयर है जिसका रेडियस 0, खैर छोड़ो उसको। ये दोनों हम इनफाइनाइट के बारे में बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज या इनफाइनाइट थिक और थिन चार्ज शीट का जो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो शीट वाला का प्लेन हो जाता है और सिलिंड्रिकल चार्ज या लाइन चार्ज का कैसा होता है, शेप सिलेंडर होता है। कैसे होता है उसको पहले भुला कर इसको रट लो पहले, और रटना बड़ा आसान है। इस तीनों केस में हम सब केस का नहीं बात कर रहे हैं, इस तीनों केस का बात कर रहे हैं कि जैसा चार्ज का शेप है समझ लो कि वैसा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी शेप है। कैसे होता है हम बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन, लेकिन पहले इसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि स्फेरिकल चार्ज है तो चार्ज का शेप है स्फेरिकल, तो इक्विपोटेंशियल भी हो गया ना जी स्फेरिकल। और पॉइंट चार्ज भी एक तरह से स्फेयर ही है जिसका रेडियस 0 है, तो एक तरह समझो इहो स्फेयर है इहो स्फेयर है, तो इक्विपोटेंशियल भी स्फेयर हो गया। ये हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, रटवा रहे हैं, कैसे करके रट जाओगे। लाइन चार्ज, लाइन भी एक तरह से सिलेंडर ही है जिसका रेडियस 0 है, तो ये समझ में आ गया होगा, माने रटा जाएगा कि सिलिंड्रिकल हो जाएगा, बोलो यार। और थिक और थिन चार्ज शीट, तो ये प्लेट टाइप का नहीं दिख रहा, प्लेन टाइप का नहीं दिख रहा, तो ऐसा ये इस तीनों को हम रटवाने के सेंस में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमको आगे वेव में पढ़ना है। एक पढ़ना रहता है वेव फ्रंट, समझ आया कि नहीं? वहां भी डिट्टो ये तीनों का याद रखना रहता है, तो याद रह जाएगा। वहां भी क्या होता है कि वेव को जो जनरेट कर रहा है उसका शेप या तो स्फेयर टाइप का है या तो पॉइंट टाइप का है, तो वेव फ्रंट का शेप यही हो जाता है। जो वेव जनरेट कर रहा है, लाइट भी वेव हो गया, या लाइट मतलब क्या कर रहा है कि इमिट कर रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो मान लो कि मरकरी है, बस थोड़ा बड़ा मरकरी रहना चाहिए, तो वो पॉइंट हो गया कि लाइन हो गया, लाइट हो गया, तो उसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलिंड्रिकल बनेगा, समझ में आया? इसलिए हम क्या किए हैं ना कि तीनों को लिख करके रटवा देते हैं कि जैसा चार्ज का शेप है वैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस का है, सब जगह पढ़ना है। अरे बोलो यार, माने ये नहीं बोल देना कि सर हमको पढ़ा चुके हैं, बाजी लगा लो हमको सर यही बताए हैं, हम इस तीनों में बोल रहे हैं। सर ना रहा जी, ये वाला इनफाइनाइट होता है वो लिखे नहीं, तुमको वही पूछेगा, कोई दिक्कत लग रहा? अब इसको कैसे पता किया जाता है? तो एक तो आप ऐसे पता कर सकते हैं जैसे हम पॉइंट चार्ज के कारण तुमको बताते हैं। तो पॉइंट चार्ज के कारण समझना, अरे जब हम रख लेते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर पोटेंशियल होगा kq बाई r, तो इधरो r दूरी पर होगा kq बाई r, तब तो इधरो होगा kq बाई r, तब तो इधरो होगा kq बाई r, यहां भी होगा kq बाई r दूरी पर। तो यह बात समझ में आ रहा है कि पॉइंट चार्ज से r दूरी पर जितना पॉइंट को पकड़ोगे 3D में सबका पोटेंशियल कितना होगा kq बाई r, तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कि नहीं होगा, पहले ये बता। अरे बोलो यार, पॉइंट चार्ज से r दूरी पर देखिएगा, तो किसी भी तरफ देखिएगा r दूरी पर, तो उसको डायरेक्शन से नहीं मतलब है ये स्केलर ना है जी। तो ये समझ में आया कि पोटेंशियल kq बाई r होगा, तो शेप दिखा कि नहीं स्फीयर का इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अच्छा r दूरी पर इंटेंसिटी सेम होगा कि नहीं kq बाई r स्क्वायर? नहीं, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऐसे ना। तो हम बोलेंगे तुम बोल सकते हो कि हाँ सेम है, एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्शन को देखना है। अब ये तो हिट करके बोल रहे हैं, ये समझ में आया कि एक तो हो गया कि पोटेंशियल का इक्वेशन लिखिए
और उसको कांस्टेंट कर दीजिए तो आपको सेफ पता चल जाएगा। जैसे कि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का इक्वेशन होता है KQ/R, तो KQ/R इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि R कांस्टेंट, अरे चार्ज बदल नहीं रहा है जी। आगे मैया पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल KQ/R, तो चार्ज तो बदल नहीं रहा है, तो R भी कांस्टेंट होगा, तभी तुम बोलेंगे कि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो इससे दूरी कांस्टेंट कर दियो 3D में, तो ये स्फेरिकल हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नौटंकी है, तुमको ये याद रहेगा, टिक मार के पढ़ जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। अब बाकी दूसरा का पूछेगा ये सब को छोड़ कर करके, तो हम बताते हैं कि इस ढंग से डील करते हैं परपेंडिकुलर वाला से, लेकिन हम बस केवल दिमाग थोड़ा सा खुल जाए उसके लिए ये बात बोले थे। एक मेथड और होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने का, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होता है। अरे बोलो। तो इस पॉइंट चार्ज से R दूरी पर देखोगे तो इंटेंसिटी ऐसे होगा, तो ये समझ में आया कि वहां ऐसा होना चाहिए शेप, अरे उसका परपेंडिकुलर। फिर इसके कारण यहां पर R दूरी पर देखोगे, R दूरी पर तो ऐसे होगा, तो यहां पर ऐसा होगा। तो ये नहीं लग रहा है कि सब R दूरी पर तुम देखोगे तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा 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 होगा, ऐसा होगा। अरे बोलो यार, R मिलाओगे तो होगा नहीं इससे दूर जी, रेडियली आउटवर्ड अगर प्लस है तो सब जगह पर परपेंडिकुलर तुम डालोगे तो नहीं लग रहा है कि एक स्फीयर तुमको बना हुआ दिखेगा। अब वैज्ञानिक मन कर रहा है जहां तुम बोलोगे, ये समझ में आया? ठीक है, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है। अगर तुम इंटेंसिटी जानते हो तो ये ज्यादा अच्छा है कि जहां जहां इंटेंसिटी है परपेंडिकुलर देखिए तो हो जाता है। जैसे कि ये लाइन चार्ज है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसके कारण यहां पर इंटेंसिटी ऐसा होगा, इस जगह पर ऐसा होगा, इस जगह पर ऐसा होगा, इस जगह पर ऐसा होगा ना जी इंटेंसिटी। तो परपेंडिकुलर डालोगे तो ये समझ में आया कि ऐसा होगा। अरे यहाँ है तो यहाँ डालोगे तो इंटेंसिटी इधर है, इसका परपेंडिकुलर ऐसे हो गया। यहाँ देखोगे तो इंटेंसिटी इधर है तो ऐसे हो गया, यहाँ देखोगे तो इंटेंसिटी इधर है तो ऐसे हो गया, यहाँ देखोगे तो ऐसे हो गया। बोलो यार, ये समझ में आया कि इसको जब समेट कर करके मिलाओगे तो क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो जिसके कारण तुम पोटेंशियल का इक्वेशन नहीं भी जानते हो, अगर इंटेंसिटी जानते हो उसका डायरेक्शन, तो तुम बता दोगे कि शेप क्या होगा। कोई दिक्कत? चलो चार्ज शीट के कारण देख लो, तो चार्ज शीट ऐसा है तो इसके कारण तो इंटेंसिटी ऐसा ऐसा होगा। तो ये समझ में आया कि उसके परपेंडिकुलर डालोगे तो वो सीटें दिखाई देगा तुमको। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और जितना चीज तुमको समझाएं एकदम समझो कि 100% ही वेव फ्रंट में भी होता है। बस यहां पर बताया जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इंटेंसिटी होता है या इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। वहां बताया जाएगा कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव वेलोसिटी होता है या वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। और शेप ऐसे ही होगा, वहां भी वैसे ही देखते हैं। वेव इधर जा रहा था परपेंडिकुलर डाल दो, इधर जा रहा था परपेंडिकुलर डाल दो, तो पता चल जाएगा। तो वहां पर बताएंगे नहीं, यहाँ पर इसलिए इतना अच्छा से समझाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर 3 वेव पढ़ाता है, प्लेन वेव, सिलिंड्रिकल वेव, समझ आ रहा है कि नहीं? स्फेरिकल वेव, वेव नहीं सॉरी वेव फ्रंट, ठीक है? प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो समझ में आ रहा है कि कैसे होता होगा? अरे बोलो यार। हो सकता है जी कि कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को आप किसके जैसा मान सकते हैं, ऑप्शन में दे सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? पहला दे सकता है वेव फ्रंट, दूसरा कुछ और दे सकता है कैपेसिटर, तीसरा कुछ और दे सकता है लब। तो ये समझ में आया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और वेव फ्रंट एक टाइप का है प्रॉपर्टी, बस खाली यहां पर इंटेंसिटी और पोटेंशियल का बात किया जाता है। और वहां पर हाँ वेव वेलोसिटी और फेज का बात किया था। यहां पर क्या बोला गया कि वो हर तरह के उस पॉइंट को कंबाइन करो जिसका पोटेंशियल सेम है। एक सरफेस बनाओ
तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। वहां बताया जाता है क्या कि हर उस पॉइंट को कंबाइन करो जिस पॉइंट का फेज सेम हो। तो वहां देखेंगे समझ आ रहा है कि नहीं? अरे वहां पर वहां वाला देखेंगे। ये समझ में आया आपको? हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो इक्विपोटेंशियल में इतनी पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इस ढंग से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ऐसे दे दिया, आप बोल सकता है कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए, मैंने लाइन ऑफ फोर्स या इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताइए किधर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? शेप कैसा हो सकता है? तो परपेंडिकुलर वाला तुम देख लोगे, जो परपेंडिकुलर में होगा तो आएगा। तो तुमको बनाना भी नहीं, तुमको छाट लेना। इसको देख करके तुम छाट सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर। और बोलो यार। और या इसका पोटेंशियल कम है, इससे ज्यादा ही है, इससे ज्यादा है, तो उधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, इधर जाने पर पोटेंशियल घट रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी डायरेक्शन इधर होगा। इसमें कोई गलती निकाल सकते हो तुम। इसको देखोगे तो गलती निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो वैसे छट जाएगा तुमको। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, बस खाली हम एक बार आंख से गुजार रहे थे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप निकालने कहेगा, कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेना, उसके परपेंडिकुलर में जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अभी एक तरह से मानना लाइन ऑफ फोर्स का भी, क्योंकि जैसे जैसा लाइन ऑफ फोर्स होगा वैसे ही ना होगा। अरे बोलो। चलो, तो ये खत्म हो गया।